आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है पॉलिटी का, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली समझेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे केस स्टडी के साथ। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, और ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का देखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी का, तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक डेमोस और दूसरा क्रेटस। डेमोस का मतलब होता है पीपुल और क्रेटस का मतलब होता है रूल, यानी रूल बाय पीपुल का ही यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? रूल बाय पीपुल। यानी डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो मेनली जो पावर होता है पीपुल के ही हाथ में होता है। इसी पे अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपुल का मतलब होता है कि सिटीजन्स इलेक्ट देयर लीडर्स। बाय द पीपुल का मतलब होता है गवर्नमेंट इज़ फॉर्म थ्रू द इलेक्शन। एंड फॉर द पीपुल का मतलब होता है गवर्नमेंट टेक डिसीजन और फॉर्म पॉलिसी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर पीपुल। तो यही मतलब होता है। ऑफ द का मतलब हो गया सिटीजन्स लीडर को इलेक्ट करेंगे। बाय द पीपुल का मतलब हो गया लीडर्स, यानी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के द्वारा फॉर्म होगा। फॉर द पीपुल का मतलब जो गवर्नमेंट वर्क करेगा, यानी उसके जितने भी पॉलिसीज होंगे या डिसीजन होंगे वो मेनली उनका एम होगा सिटीजन को ही या उनके पीपुल को ही बेनिफिट करने का। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो इंडिया का ले लीजिए। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इलेक्शन हर 5 साल में कंडक्ट किया जाता है। और किसके लिए? ताकि ये इंश्योर कर सके लीडर वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपुल। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इस मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ठीक है, तो ये मेनली फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि जो मेजर डिसीजन होंगे किसके द्वारा होंगे? रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स के द्वारा ही लिए जाएंगे। परंतु एक हम केस स्टडी देखते हैं कि जब मेजर डिसीजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं लिए जाते हैं तो सिचुएशन कैसा होता है। तो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वही मेजर गवर्नमेंट का जो मेजर डिसीजन रहेगा वो लेंगे। परंतु यहाँ जब हम एक केस स्टडी देखते हैं किसका? पाकिस्तान का। जब हम लोग पाकिस्तान का एक केस स्टडी देखेंगे तो पाएंगे कि 2001 से पहले जब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, ठीक है, तो वहाँ पे 2001 के बाद क्या हुआ? ये परवेज़ मुशर्रफ है, वहाँ के जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनको मिलिट्री कू करके इन्होंने हटाया और ख़ुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेटर इन्होंने क्या किया? 2002 में एक रेफरेंडम लाया, ठीक है, पीपुल लोग के पास एक बिल लाया जिसमें उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अगले 5 सालों के लिए, ठीक है, विदाउट द विल ऑफ पीपुल। बिना पीपुल की मर्जी के ही उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। पीपुल ने ये जो रेफरेंडम इन्होंने लाया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चालू किया। अगस्त 2002 में फिर इन्होंने क्या किया? एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें क्या क्या उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स हैं, यानी जो चेंजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लाया। अब इन्होंने क्या क्या लाया? तो थ्रू अमेंडमेंट्स इन्होंने क्या किया? जो नेशनल और प्रोविंशनल असेंबली था उसे डिसमिस कर दिया। जो सिविलियन कैबिनेट थे अब उसका जो सारे काम हो गए वो मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। और जो इलेक्शन होते थे पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वे से, अब क्या होने लगा कि सारे डिसीजन मिलिट्री ऑफिसर और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेने लगे। यानी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चला आ रहा था पाकिस्तान में उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए बट दैट वाज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन था वे आर नॉट मेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स। मेनली किसके द्वारा लिया जा रहा था? वो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा लिया जा रहा था। इसीलिए जब एक क्वेश्चन आता है कि वाई पाकिस्तान अंडर परवेज़ मुशर्रफ शुड नॉट कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, तो हम कहेंगे क्योंकि जो वहाँ गवर्नमेंट था वो नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल, ठीक है, बिना पीपुल के विल के ही वो गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था मिलिट्री ग्रुप से। नाउ इलेक्शन क्या था? फ्री एंड फेयर नहीं था, मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, ठीक है, और फेयरनेस उसमें नहीं था, यानी डर्टी ट्रिक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्शन जो रिजल्ट थे उसे मैनिपुलेट्स करने में। उसके अलावा मिलिट्री कंट्रोल कर रहा था गवर्नमेंट को, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रूल था अंडर परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था।
नेक्स्ट हमारा है, जब हम देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है फ्री एंड फेयर का? फ्री का मतलब है नो चीटिंग, कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। फेयर का मतलब है इक्वल चांस फॉर एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को देना चाहिए। तो इसका हम देखेंगे दो केस स्टडीज़। पहला हम देखेंगे चाइना का। चाइना में क्या हुआ था, चाइना में हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, ठीक है, और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस यहाँ पे जो ये कहा जाता है। परंतु इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि जो चाइना में जो ये प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट होते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही इलेक्ट करते हैं, और जिसको ये अप्रूवल देगा वही क्या करेगा, वही कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। इसलिए वोटर्स के पास क्या होता है, कोई रियल चॉइस नहीं होता है, यानी इक्वल चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। और इसलिए जो भी नेता, जो भी लीडर बनेगा या जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो मेनली किसके द्वारा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होगा। यानी एक तरह से जो गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब चाइना का हम जब बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल चांस किसी को नहीं दिया जा रहा है। वहीं जब हम बात करेंगे दूसरा, वो है मैक्सिको का। अब मैक्सिको में क्या सिनेरियो था, जब हम लोग मैक्सिको को देखते हैं तो यहाँ पे हर एक 6 साल पे इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है और वो अपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। परंतु 2000 से पहले जो मैक्सिको था कभी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल के भी अंदर में नहीं रहा। परंतु 2000 के बाद एक पार्टी आई जिसे PRI पार्टी, जिसको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता है। ये जो पार्टी था इसने हेल्प किया था वहाँ के रिपब्लिक में, ठीक है। तो ये जो पार्टी था ये क्या करता था, जो मैक्सिको का जो PRI पार्टी था ये डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करता था, मतलब रिजल्ट्स को मैनिपुलेट्स करता था और बूथ कैप्चरिंग वगैरह करता था इलेक्शन को जीतने के लिए। यानी अगर हम मैक्सिको का देखेंगे तो वहाँ पे फ्री इलेक्शन नहीं था, ठीक है, वहाँ पे फ्री इलेक्शन नहीं था, मतलब वहाँ पे चीटिंग कर रहा था, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे। तो जब हम ये दोनों ये आपका PRI पार्टी देखिए, ये PRI पार्टी का लोगो है, ये आपका मैक्सिको हो गया। और यानी जब हम कह सकते हैं कि जब हम लोग बात करेंगे मैक्सिको का केस में, तो मैक्सिको के केस में फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब चीटिंग हो रहा था वहाँ पे। और चाइना के केस में फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या था, विदाउट रियल कंपटीशन था, इसीलिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन हो नहीं रहा था। यानी अगर जब हम बात करेंगे दोनों केसेस में, बोथ चाइना एंड मैक्सिको, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे कि इलेक्शन डिस्क्राइब एज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर लीडर्स? नो, यहाँ पे पीपल अपने लीडर्स को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि चाइना और मैक्सिको के केस में हो नहीं रहा था ना। हमारा तीसरा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हर एक पर्सन जो भी कंट्री के सिटीजन होंगे हर को इक्वल वोटिंग राइट्स है, यानी पॉलिटिकल राइट्स है, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, और एसेंशियल है। इसलिए पॉलिटिकल ये जो वोटिंग राइट है ये ज़रूरी होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। इक्वालिटी का मतलब ही होता है सभी को इक्वली ट्रीट करने का, ताकि अगर हम सभी को एक पॉलिटिकल इक्वालिटी देंगे तो वो क्या होगा, गवर्नमेंट्स में अपना यानी जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। बट येट अगर हम लोग देखेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो सभी को नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग सऊदी अरबिया का बात देखेंगे तो 2015 तक वोमेंस को जो थे, ये जो वोमेंस है इनको वोटिंग राइट अलाउड नहीं था। वहाँ के जो किंग रूल्स करते हैं वो अभी भी विदाउट इलेक्शन रूल करते हैं। इस्टोनिया का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो इथनिक बैकग्राउंड्स थे, जैसे रसिया लिविंग देयर, उनको डिनाई किया जाता था राइट टू वोट से, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसी तरह फिजी में क्या था, वहाँ पे जो इंडिजीनियस फिजी थे उनका वोट जो होता था मोर वैल्यूएबल दैन द इंडियन फिजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये जेंडर के बेसिस पे
रीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो रहा है इन तीनों जगह पे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, इस्टोनिया हो, चाहे फिजी हो। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल वोटिंग राइट किसी को नहीं था, इसीलिए ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था। चौथा है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जो होंगे वो अप्लाई होंगे सभी पर इक्वली, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, वही है, लॉ जो अप्लाई होंगे इक्वली टू ऑल। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिम्बाब्वे का केस जो कि साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पे एक रॉबर्ट मुगाबे थे, ठीक है। तो ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो किस तरह से इस चीज़ का वायलेशन होता है अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक JANU, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ये जो पार्टी था ये फ्रीडम स्ट्रगल में इसने बहुत ही अहम रोल निभाया था। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इसी पार्टी का जो एक लीडर हुआ मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे, इनको प्रेसिडेंट चुना गया। ये बड़े ही फेमस लीडर थे उस समय में, इलेक्शन भी रेगुलरली कराते थे, कॉन्टेस्ट कराते थे और जीतते भी थे। तो प्रॉब्लम क्या था, आखिर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये जो JANFPF जो पार्टी था, जो बार बार इलेक्शन जीत रहा था, ये अनफेयर प्रैक्टिस करता था। जैसे इसने कुछ चेंजेस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण इसने इंक्रीज कर दिया पावर प्रेसिडेंट का और उन्हें लेस अकाउंटेबल यानी कम जवाबदेही बना दिया। और जो अपोजिशन पार्टी वर्कर थे उसको क्या करते थे, ये लोग हरास करते थे, या उनका जो मीटिंग होता था, ठीक है, तो उसको क्या करते थे, डिसरप्ट करते थे। या जो पीपुल थे अपना जो बात रखते थे, अगर कुछ गवर्नमेंट गलत कर रहा है तो उनके प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन राइट को ही इन्होंने इनलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और क्या, और जब कोर्ट के कुछ डिसीजंस होते थे, यानी जो जजमेंट दिए जाते थे उसे भी इन्होंने इग्नोर करना चालू कर दिया, और जजेस को प्रेशराइज किया जाता था कि वो अपना डिसीजन चेंज करें। उसके अलावा इन्होंने जो मास कम्युनिकेशन जैसे रेडियो टेलीविज़न हो गया उसको भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुगाबे जो है वो लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। तो फाइनली क्या होता है, 2017 में क्या होता है, रॉबर्ट मुगाबे को फोर्स्ड आउट कर दिया जाता है उन्हीं के ऑफिस से। और तो हम इस जिम्बाब्वे के केस से क्या समझते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जैसे कि यहाँ दिखा जा रहा था कि अनडेमोक्रेटिक ही था। क्यों? क्योंकि पीपुल को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था, डेमोन्स्ट्रेट करने का राइट नहीं था। जो अपोजिशन पार्टी जो कि इम्पॉर्टेंट रोल करता है डेमोक्रेसी में, उसे भी हरास किया जाता था, उसके मीटिंग को डिस्टर्ब या उसके पावर को कम कर दिया गया था, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, पॉपुलर लीडर्स भी ऑटोक्रेटिक। जैसा कि देख सकते हैं इसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बढ़ा के अपने पावर को बढ़ाया था और लेस अकाउंटेबल बना था, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑटोक्रेटिक हो सकता है जो पॉपुलर लीडर जैसे रॉबर्ट मुगाबे था। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि जब इलेक्शन हो तभी हम ध्यान दें, हमें इलेक्शन के बाद भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है जब इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद भी हमें गवर्नमेंट पे नज़र रखना चाहिए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फॉलोइंग द लॉ। जैसे यहाँ पे क्या था, अपोजिशन पार्टी का राइट्स गया, पीपुल्स का राइट्स गया, ठीक है। और ये क्या हो रहे थे, रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहे थे, जजमेंट्स वगैरह को बदल रहे थे अपने हिसाब से, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन कंटेस्ट करना नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनका जो राइट्स है, चाहे बोलने का हो या और भी जो राइट्स हो, उनको इस्टेब्लिश किया जाए, इंश्योर किया जाए, और रूल ऑफ लॉ है यानी सभी के लिए बराबर हुई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो फीचर्स थे, ठीक है, उन्हीं को अगर हम इन शॉर्ट बोले तो अगर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन शॉर्ट देखें तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल डिसीजन, ठीक है। पहला क्या होगा, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपुल टेक ऑल मेजर डिसीजन। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द करेंट रूलर, ठीक है, सही बात है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सभी के पास अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। उसके अलावा चॉइस अवेलेबल होना चाहिए टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस, ठीक है, सभी पीपुल के पास इक्वल बेसिस पर चॉइस अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा द एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, ठीक है। उसके अलावा एक बेसिक रूल्स होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को भी लिमिटेड कर सके, यानी उसके पावर को कर सके, और सिटीजन के जो राइट्स है उसको भी सेफगार्ड कर सके।
ना अगर हम लोग देखेंगे कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, तो इसके लिए हम पहले इसके कुछ अगेंस्ट और कुछ प्लस में पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स देखते हैं तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पॉइंट्स क्या है। पहला है हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आता है तो वो क्या करता है, वो दूसरे पार्टी से जा कर के हाथ मिलाता है, जिसको कि हम लोग कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। इसका मतलब यानी जो फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप्स कैन बी लीड टू ए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यहाँ देख सकते हैं जैसे ये बिहार में होता रहता है, चाचा कभी इधर तो कभी उधर जाते रहते हैं, तो क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बना हुआ रहता है। उसके अलावा डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब ये कैसे होता है, क्योंकि पावर्स, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर का शेयरिंग होता है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, तो इसलिए डिले लग जाता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सभी के बातों को सुनना पड़ता है। करप्ट प्रैक्टिस हो सकता है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी है तो कंपटीशन हार्ड रहेगा, तो हर पार्टी अपना पार्टी का गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या करेगा, इलेक्शन को मैनिपुलेट्स कर सकता है, डर्टी ट्रिक इस्तेमाल कर, यानी करप्शन क्या हो सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। इग्नोरेंस ऑफ पब्लिक। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जो कि प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा सकते, तो उनको क्या कर सकता है, उनको ये लोग डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कि उनको नहीं पता है क्या उनके लिए सही है, व्हाट इज़ गुड फॉर देम, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं दूसरे ट्रिक्स लगा करके, जैसे पैसा हो गया या कुछ भी दे करके, ठीक है, या उनके राइट्स में भी काम नहीं कर सकते। उसके अलावा नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो हर पार्टी अकाउंटेबल रहता है लोगों के लिए कि अगर वो काम नहीं करेगा प्रॉपर तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन उसको हटा दिया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी नैतिकता नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस उन्हें अपना पार्टी बनाना है, जैसे ये मूवी में दिखाया गया, राजनीति मूवी। तो इन सभी बातों से तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी का, तो इसके फेवर में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो पहला क्या है, ये इंश्योर करता है क्या, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। लीडर्स क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं पीपुल के, जो भी वो काम करेंगे, ठीक है, उसका वो जवाबदेही पीपुल को देंगे। उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, अपना अपना आइडियाज़ देते हैं, तो क्या होता है, एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिलता है किसी भी मैटर्स पे, जिसके कारण हम लोग एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। उसके अलावा ये रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिज्म टू एड्रेस डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे पावर शेयर होता है, किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई हो तो वो जा सकता है अपना डिस्प्यूट जो है उसे सॉल्व कराने के लिए। बहुत सारे वेज होते हैं जिसके कारण वो अपना कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। उसका इन्हेंस करता है डिग्निटी का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं डिग्निटी, तो डिग्निटी का मतलब ये होता है रिस्पेक्ट देना किसी को। तो ये इन्हेंस कैसे कर देगा किसी का रिस्पेक्ट, मान लीजिए हम डाइवर्सिटी क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम जब लोग रिस्पेक्ट देंगे, उनके बातों को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या है, उसके डिग्निटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, डाइवर्सिटी होने के कारण ये इन्हेंस कर देता है डिग्निटी। नाउ अलाउ फॉर करेक्शन। अब हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं, ठीक है, इतने सारे पार्टीज रहते हैं जिसमें डिस्कशन होता है, तो क्या होता है, डिस्कशन के दौरान जब हम लोग सहमति से जो भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर कोई मिस्टेक होता है तो हम उसे क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ब्रॉडर मतलब यानी जो वाइडर मीनिंग होता है डेमोक्रेसी का, ये क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने का ही बात नहीं होता है, डेमोक्रेसी ए वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, जीने का तरीका है। यहाँ पे हम लोग एक इन्वायरमेंट देते हैं सिटीजन को, जहाँ वो क्या कर सकते, जहाँ वो क्या करे, अपना ओपिनियन बता सके, पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में, एक ऐसा लाइफ जी सके एकदम रिस्पेक्टफुल, जो लाइफ विद डिग्निटी होता है ना, वो रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेसी का मतलब ये है, ठीक है। तो और अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में मेनली दो टाइप के डेमोक्रेसी पाए जाते हैं। इंडिया में मेनली वो एक ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पाया जाता है, जिसको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव